नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह घटना भी उसी दौर की है जिस दौर का मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूं। कल हमारे एक सुधी श्रोता ने एक टिप्पणी की जिसमें यह लिखा कि मैं उस दौर सुनकर ऊब गया हूं। अब इसको चेंज करिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये अपनी टिप्पणी की। हो सकता है उनका उस दौर की घटनाओं में कोई इंटरेस्ट न हो। मैं अपने किस्सा गोई परिवार, अपने जो इतना समय निकाल कर हमारे क्राइम के इंसिडेंट्स को सुनते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनका सबका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप क्राइम, क्रिमिनल मेंटलिटी, मेथडोलॉजी और क्राइम करने का जो तरीका है उसके बारे में भली भांति अवगत हो जाएं, चाहे वो पुराना था चाहे वो नया था। इसीलिए मैं क्राइम के हर विधा, क्रिमिनल मेंटेलिटी के हर इंसिडेंट, जो अलग अलग क्राइम की, अलग अलग क्रिमिनल की, अलग अलग मोडस ऑपरेंडी की और अलग अलग उनकी जो क्राइम की जो मेंटेलिटी क्रिमिनल्स की होती है उसके बारे में बताता हूँ। मेरा आशय ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको पुराने समय में क्यों ले जाऊं, पुराने समय में ले जाकर आपको क्यों डराऊं। मैं बार बार कहता हूं कि उस ज़माने में पुलिस की जो जातियां थीं वो सब रिकॉर्डेड हैं और एक एक करके जो जजमेंट अब आ रहे हैं, और इसी किस्सा गोई के इसी सीज़न के दरमियान जो जजमेंट आए हैं, जो आपको मैंने बताया है, उसमें स्पष्ट हुआ है कि पुलिस ने किस तरह बेगुनाह को हत्या के आरोप में 19 साल तक जेल में रखा। एक प्रकरण में तो 40 साल से वो आदमी जेल में था, खत्म हो गई जिंदगी उसकी। लेकिन किस लिए? क्योंकि पुलिस को उसमें कहीं इंटरेस्ट रहा होगा, किसी को निकालने में और उसकी जगह किसी को फंसाने में, क्योंकि क्रॉस चेक करने का कोई जरिया उस समय नहीं था। आज की तारीख में 50 तरीके हैं क्रॉस चेक करने के। इसलिए अब मनमानी का जो ऑप्शन था उनके पास, अब वो उतना नहीं रहा जितना पहले के ज़माने में था। इसलिए मैं उस दौर के अपराध के किस्से, अपराध की कहानियाँ, अपराध के इंसिडेंट्स, रियल इंसिडेंट्स सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आपको उस समय जब कोई कंट्रोल नहीं था, ना आप पर, ना अपराधियों पर, न पुलिस पर, कानून की कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं था। हत्या दर हत्या दर हत्या, एक ही गैंग, एक ही आदमी करता रहता था, लेकिन उसे कोई सज़ा नहीं मिलती थी क्योंकि वो इसी लूप होल्स का फ़ायदा उठाता था। तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी इस बात से इसको मैंने नोट कर लिया, और जल्दी ही जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब उस समय की हर प्रकार की के इंसिडेंट्स ख़त्म हो गए हैं, तब मैं रीसेंट क्राइम्स के बारे में बताऊंगा। मैं जैसे जैसे पन्नों को, आज की जो घटना है, इस पन्ने को जब मैंने पलटा, ये कटिंग मुझे मिली डायरी में, इसका उल्लेख मिला, तो मेरी भी रूह कांप गई, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गई थी ये घटना है 21 नवंबर 2000 की, सन 2000 की। घटनास्थल इसका अलग अलग था, लेकिन शुरुआत लखनऊ जनपद के थाना चिन्हट से थी। मैंने पहले बताया था कि उस समय समाचार पत्रों के जो खबर थी, सिर्फ वही एक ऑथेंटिक अपराध के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ऑथेंटिक सोर्स हुआ करते थे। टीवी चैनल्स का ज़माना उस समय बहुत परवान नहीं चढ़ा था। दूरदर्शन था लेकिन लोग यकीन नहीं करते थे। 2-4 चैनल्स, जी, आज तक, ये सब चैनल्स आ गए थे, लेकिन वो अंध प्रतियोगिता, अंधी दौड़, ये उस ज़माने में नहीं था। कुछ पर्टिकुलर क्राइम और कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट ही प्राइवेट चैनल्स भी कवर करते थे। एक लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार राष्ट्रीय सहारा दैनिक में थी सुनंदा जी।
अटरिया सीतापुर का एक बड़ा कस्बा है। अटरिया कस्बे का उनका कोई स्ट्रिंगर था जो थोड़े छोटे छोटे समाचार पीसीओ के माध्यम से इनको नोट कराया करते हैं, और ये जो सीतापुर एडिशन है उसमें जाया करता है। इत्तेफाक से सुनंदा जी उस दिन डेस्क पे थीं और उनको उस स्ट्रिंगर ने ये बताया कि साहब हमारे यहाँ एक गाँव में एक लड़की पिछले 2 महीने से एक घर में है और घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती 32 साल के एक व्यक्ति से, अपने घर के सबसे बड़े लड़के से कराना चाहते हैं। लड़की नाबालिग है, लड़की की उम्र बहुत कम है। उसने पड़ोसी किसी महिला के माध्यम से हमारे किसी जानने वाली महिला को यह खबर कराई है कि पत्रकारों को कह दीजिए पुलिस को भेज के मुझे यहाँ से छुड़वा लें। बात कुछ अटपटी थी। सुनंदा जी ने स्वयं में डिसाइड किया कि वो अटरिया जाएंगी। सुनंदा जी वहाँ से अपनी सहारा की गाड़ियाँ उपलब्ध होती थीं। सिर्फ क्राइम रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टिंग और क्राइम की खबर, यही एक सोर्स था, यही एक जरिया था अपराध के बारे में जानने का। सुनंदा जी थाना अटरिया गईं। वहाँ उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे फलां गांव में फलां के यहाँ एक लड़की है जो नाबालिग है, और उसी घर के एक लड़के जिसकी उम्र 32 साल से, उसकी ज़बरदस्ती शादी कराने की योजना है। बाल विवाह है ये, और ये गैर कानूनी है। आप लोग मदद करें, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। फ़ौरन वहाँ के अटरिया के इंस्पेक्टर ने 2 महिला कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर उनके साथ भेज दिया। सीधे ये उसके घर गए। बड़ा घर था और जो घर का मालिक था वो बाहर ही बैठा मिल गया। सुनंदा जी ने उनसे कहा कि आपके घर एक लड़की आई है। सिपाहियों ने कहा लड़की को बुलवा दीजिए। दरोगा जी ने कहा लड़की आई है, आपके घर में है, ये बिल्कुल तय बात है, इसमें कोई शंका नहीं है, कृपा करके अपने आप उस लड़की को बाहर बुलवा दीजिए। मालिक मकान ने, परिवार के मालिक या परिवार के मुखिया ने साफ मना कर दिया, मेरे यहाँ कोई लड़की बाहर की नहीं आई है, मेरे घर की लड़कियां और बहुएं ही भीतर हैं। तब सब इंस्पेक्टर ने कहा तो ठीक है, आप बाहर बैठिए। ये दोनों महिला कांस्टेबल्स, उन्होंने कहा साहब भीतर बहुएं हैं, भीतर लड़कियां हैं, कैसे चले जाएंगे? उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, ये 2 महिला कांस्टेबल्स हैं, ये ढूंढ कर लाएंगी, लड़की आपके घर में ही है। जैसे ही वो दरोगा जी और 2 महिला कांस्टेबल्स घर के भीतर को प्रवेश करने को चलीं, उस परिवार के मुखिया ने मना किया। उन्होंने कहा भीतर मत जाइए, मैं लड़की को बुला देता हूँ। लड़की बाहर आई। सुनंदा जी उसके बारे में लिखती हैं कि वो सूख कर कांटा हो गई थी, घूंघट निकाले हुए थी, चेहरा दिख नहीं रहा था। मैंने उससे नाम पूछा, वो रोने लगी। ऐसा रोने लगी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। महिला कांस्टेबल्स ने सुनंदा जी के कान में कहा कि मैडम ये यहाँ बिल्कुल नहीं बोल पाएगी, इन्हीं के डर से वो भीतर कैद है, यहाँ कैसे बोल सकती है? हम इनको थाने ले चलते हैं, परिवार के मुखिया को भी थाने ले चलते हैं, आप इससे वहीं पर बात कर लीजिएगा। बात तय हो गई। उस लड़की और परिवार के मुखिया, इन दोनों को थाना अटरिया लाया गया। काफ़ी सांत्वना देने के बाद, पानी वानी पिलाने के बाद उस लड़की ने नाम अपना बताया। हालांकि खबर में और अदरवाइज भी उस लड़की का काल्पनिक नाम लता बताया गया। बहुत बड़ी खबर उन्होंने लिखी थी जिसमें उसका नाम लिखा था, काल्पनिक नाम इसका लता है। लता ने जो आप बीती बताई, सब हैरान हो गए कि क्या ये भी हो सकता है। अगले दिन सुनंदा जी ने राष्ट्रीय सहारा अखबार के फ्रंट पेज पे बहुत बड़ी खबर लिखी। जो उसने बताया उसका जिस्ट ये था कि लता की उम्र करीब 14 साल थी जिस समय वो उस घर से निकाल कर लाई गई। उसने ये बताया कि लखनऊ के थाना क्षेत्र चिन्हट में बाहर की तरफ हम लोगों का एक मकान था। मेरे पिता चिन्हट के एक स्थानीय फैक्ट्री में नौकरी करते थे। वहाँ से वो साइकिल से आया जाया करते थे। उन्हें जो भी मेहनत से, ईमानदारी से पैसा मिला, एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा उन्होंने चिन्हट में खरीद लिया, देहात की तरफ, बहुत किनारे की तरफ, क्योंकि बिल्कुल बीच शहर में तो ज़मीनें बहुत महंगी थी। और धीरे धीरे करके
उसमें एक कमरा, एक बरामदा, एक लैट्रिन बाथरूम, एक किचन टाइप का छोटा सा अपना एक घरौंदा तैयार कर लिया। अपने बच्चों को वो गांव से ले आया। उसकी पत्नी, 2 लड़कियां और 2 लड़के उसके परिवार में थे। सबसे बड़ी लड़की लता थी, जिसकी उम्र उस समय 13 साल रही होगी, 12 या 13 साल। तो सबसे बड़ी लड़की और उससे ठीक छोटे बेटे का एडमिशन करा दिया पास के किसी स्कूल में। उसका सपना था कि हम बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ लिख कर कुछ हो जाएंगे, हम अनपढ़ आदमी, कम से कम बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए कहीं नौकरी लग गई तो हम लोगों का बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। आदमी वो बहुत भला था, जैसा लोगों ने बताया। बाकी दोनों बच्चे यानी एक लड़का और सबसे छोटी बच्ची, ये शायद 5-6 साल की रही होंगी। किस्मत उस दिन खराब हुई, उस दिन से बुरे दिन शुरू हुए, जैसा लता ने बताया। जब एक दिन शाम को अपना काम करने के बाद उसके पिता साइकिल से वापस अपने घर आ रहे थे। सड़क क्रॉस करते समय किसी भारी वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। बच्चे अनाथ हो गए। शव को गांव ले जाया गया अंत्येष्टि के लिए। अंत्येष्टि के समय पूरा गांव इकट्ठा हुआ। परिवार की पंचायत हुई कि भाई यही कमाने वाला था, इसने मकान बना लिया था, बच्चों को पढ़ा रहा था। अब 3-4 साल शहर में रहने के बाद बच्चों को देहात में ले आना कठिन काम है। इसलिए मृतक के सबसे बड़े भाई को अधिकृत किया गया उनके परिवार से या समाज से, जो भी उनके गांव से, कि आप अब वहां रहकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार की ज़रूरतों का खर्चा उठाएंगे। मृतक के सबसे बड़े भाई सहर्ष राजी हो गए। लता बताती है कि जैसे ही 13वीं खत्म हुई, उसके दूसरे या तीसरे दिन अपना सामान लेकर हमारे ताऊ, हालांकि वो पिता से बहुत बड़े थे और दादा की उम्र के थे, लेकिन वो घर पर आ गए। घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उन्हें कोई तकलीफ न हो, क्योंकि वही उनकी परवरिश करते। फीस का पैसा वही देते, ड्रेस वही सिलवाते, खाने का भी इंतज़ाम वही करते गांव से लाकर। इसलिए सब ने उनकी आगवानी की, उन्हें वहाँ व्यवस्थित किया। 1 महीने रहने के बाद ताऊ के दिमाग में यह आया कि ये घर नहीं हवेली है, क्योंकि वो गांव के कच्चे मकान में रहते थे। बार बार वो अपने मृत भाई की तनख्वाह के बारे में पूछा करते थे। कितना पैसा पता था, इतना बड़ा मकान बनवा लिया। उनको ये मकान हवेली जैसी लगने लगी और मन में उनके लालच आ गई। वही एक बरामदा, एक कमरा, एक छोटा बाथरूम, बहुत छोटी सी जगह थी। बच्चे भीतर रहा करते थे, ये बाहर अपना बरामदे में बिस्तर लगाकर सोते थे। फिर इन्होंने एक दिन अपनी छोटे भाई की विधवा पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करके उससे संबंध बनाए और बार बार संबंध बनाए। फिर एक दिन उसको लेके वहाँ शीतला माई का मंदिर है चिन्हट में, वहाँ उसके साथ गए और उसके चारों बच्चों को भी ले गए। पुजारी से कहा, हम दोनों की शादी कराइए, अब हम पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। लता की माँ तो समझ गई थी क्या माजरा है। बच्चों को कुछ पता नहीं था, बस ये पता था कि मेरे पिता का देहांत हो गया, अब ताऊ जो है हमारी माता का ख्याल रखेंगे, इसलिए शादी कर रहे हैं। ताऊ का भी इंटरेस्ट उस शादी में कम, उसके सर्टिफिकेट में ज्यादा था। शादी की, सर्टिफिकेट लिया, घर आ गए। 15-20 दिन बाद ही एक दिन अब की उनकी पत्नी, जबकि वो छोटे भाई की विधवा थी, उसको लेकर तहसील गए, तहसील सदर, और उन्होंने पहला काम किया, अपना शादी का वो जो सर्टिफिकेट था वो दिखाया और ये बताया कि अब हम पति पत्नी हैं, इनके खर्चा सब इनका हम उठाते हैं, लिहाजा मेरे भाई के नाम जो मकान था उसको हमारे नाम कर दिया जाए। वकीलों से वो लता की माँ का एक सहमति पत्र भी बनाकर ले गए थे। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के बाद उनका
जो उसका मकान था वो इनके नाम ट्रांसफ़र हो गया। नियमतः वो पत्नी के नाम ट्रांसफ़र होता, लेकिन चूँकि पत्नी ने अपनी सहमति दे दी और पत्नी ने ही उनको रजिस्ट्री कर दी, तो वो मकान के स्वामी हो गए। एक किला फ़तह करने के बाद वो उसको गाँव की प्रॉपर्टी भी अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए ले गए तहसील, और वहाँ की भी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली। जैसे ही दोनों प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई, उनका इंटरेस्ट अपने छोटे भाई की विधवा में कम होने लगा। लता उस समय कक्षा 9 में पहुंच गई थी। एक दिन शाम को लता अपना स्कूली ड्रेस पहनकर घर आई। घर के भीतर जाते ही उसने अपना ड्रेस बदलने के लिए, उसकी जगह घर के कपड़े पहनने के लिए बाथरूम में प्रवेश किया। उसने कपड़ा उतारा ही था कि दादा समान ताऊ बाथरूम में घुस गए और अर्धनग्न अवस्था में ही लता को बाथरूम से निकालकर उठाकर अपने बिस्तर पर पटक दिया। मां ये सब देख रही थी। मां ने रोकने की कोशिश की। मां ने जब चिल्लाना शुरू किया तो ताऊ ने लातों घूसों से उनको वहीं गिराकर मारा और ये कहा कि दिमाग न खराब हो तुम दोनों का, तुम्हारा कुछ नहीं रह गया, मालिक मैं हूं। अभी दोनों को शाम को घर से बाहर निकाल दूंगा तो बाहर के लोग कुत्तों की तरह तुमको नोच डालेंगे। इतना सुनते ही मां भी शांत हो गई और मां की आंखों के सामने ही उसने अपने छोटे भाई की बेटी यानी अपनी सगी भतीजी की इज्जत को तार तार कर दिया। जब मां से नहीं देखा गया तो मां घर के बाहर चली गई। फिर तो ये हर रोज का किस्सा हो गया। लड़की को स्कूल जाना बंद करा दिया। अपनी बेटी की इज्जत आबरू इस तरह अपने तथाकथित पति के लूटे जाने से आहत मां ने अपने एक परिचित पड़ोसी से संपर्क किया और उनसे ये कहा कि लता को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, जगह छोटी है, इसको कहीं और रखवा दीजिए जहां से ये अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। उन्होंने कहा भी कि नहीं, इतनी बढ़िया पढ़ाई कहीं और नहीं हो सकती, यहाँ क्या दिक्कत है। ठीक है, कमरा छोटा है, लेकिन लोग इतने ही छोटे घरों में रह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उसने कुछ इशारे से कहा कि नहीं, आप इसको कहीं और रखवाइए, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो मैं देख नहीं पाऊंगी। पड़ोसी इस बात को मान गया। पड़ोसी ने उस लड़की को कहीं और रखवाने के बहाने पिल्हारी गांव के एक व्यक्ति के यहां उसको 2000 रुपए में बेच दिया। उसको ये बताया कि लड़की यहां रहेगी, पढ़ेगी, इसका ख्याल रखिएगा, इसको कहीं जाने मत दीजिएगा, और इस एवज में 2000 रुपए उसने ले लिए। 6 महीने बाद जब उसका हाल चाल लेने के लिए फिर पहुंचे वही परिचित, तो लड़की बुरी तरह से टूट चुकी थी। बहुत रोई और उसने बताया, पूरा दिन मुझसे घर का काम कराया जाता है, सारा काम मेरे ऊपर, मेरे जिम्मे है, और शाम को रात होते ही जैसे सब खाना खा लेते हैं तो घर के लड़के और जो मर्द अकेले थे ये बारी बारी उसके साथ दुराचार करते हैं। लता ने उससे कहा कि मुझे कहीं और रखवा दीजिए और कितने दिन के लिए रखवा दीजिए, मैं सब बात पर राजी हूं, मुझे यहां से निकलवाइए। परिचित ने आश्वस्त किया कि तुम परेशान मत हो, हम तुमको यहां से हटवा देंगे। एक दिन परिचित पहुंचा, किसी बहाने से बाहर ले आया और पास के ही एक गांव शीतलपुरवा में उसे 5000 रुपए लेकर बेच दिया। लता को खरीदने वाले ने 2000 रुपए तत्काल दे दिए, लेकिन 3000 रुपए के लिए वो परिचित बार बार चक्कर लगाता रहा। जब वो पैसे उसे नहीं मिले तो उसे वो शीतलपुरवा से भी निकाल कर अटरिया ले आया।
अटरिया से उसने फिर 3,000 रुपये में उस व्यक्ति के हाथ बेचा जिसके यहाँ से वो बरामद हुई, क्योंकि वो व्यक्ति भी थाने पर आया हुआ था। पुलिस वालों ने और सुनंदा जी ने उससे भी जानकारी चाहिए। उसने बताया कि हाँ, हमने 3,000 रुपये में इसको खरीदा है। खरीदने के पीछे कारण ये है कि मेरा लड़का 32 साल का है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। हम उससे इसकी शादी करेंगे, अपनी बहू बनाकर अपने घर में रखेंगे। ये पूछा गया कि ये कब से आपने खरीदा, तो उन्होंने बताया 2 महीने से। उन्होंने कहा 2 महीने से आपने इसे रखा है तो शादी क्यों नहीं की, और आप बताइए कि शादी अब कब करेंगे। उसने कहा 2 महीने से जब से ये लड़की आई है, वो कुछ पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में ही, वो चूंकि राजमिस्त्री है, लखनऊ गया है, अलग अलग बिल्डिंग में राजमिस्त्री का काम कर रहा है और पैसे इकट्ठा कर रहा है। पुलिसकर्मियों ने थाने पर उससे पूछा कि शादी कर देते, तुम पैसा इकट्ठा करता रहता, कहाँ भागी जा रही थी। तो उसने अपने जो उनकी डायलेक्ट है सीतापुर की, उसने बताया कि बिरादरी खिलावन के पैसा हो जाई तो बैसाख में कुंवरपन उतराई हुई। जेठ बैसाख की बात कर रहा था वो, कि हम बैसाख में इसकी कुंवरपन उतराई अपने बेटे की, यानी उसे बेटे का कुंवारापन खत्म करने की रस्म, यानी विवाह। लड़की के कुंवारेपन का जिक्र नहीं किया इन्होंने। उस इलाके में कुंवरपन उतराई ही कहते हैं विवाह को। लड़के का कुंवारापन उतारा जाएगा, वो विवाहित होगा। विवाह के इस कार्यक्रम को कुंवरपन उतराई कहते हैं। देख लीजिए क्या भेद विभेद है। फिर पूछा गया कि अगर शादी नहीं होती तो, मान लिया वो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाता कि आपको, अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को, बिरादरी को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो क्या करेंगे। तो उसने कहा कि खरीदा है मैंने, मेरे घर रहेगी, नौकरानी की तरह रहेगी। कैसे जा सकती है, मैंने पैसा खर्च किया है इस पे। जैसे वो खरीद फरोख्त की कोई वस्तु है, बाजार से खरीद कर लाई गई है, इसी काम के लिए लाई गई है कि वो घर पर रहेगी और हम उसका चाहे जो करें, क्योंकि हमने उसके लिए पैसा दिया है। यानी 14 साल की लता को साल भर में 4 बार बेचा गया। जैसे ही ये खबर 22 नवंबर सन 2000 को राष्ट्रीय सहारा में सुनंदा जी ने लिखा, हंगामा मच गया। सीतापुर के सभी बड़े अधिकारी थाने पर पहुंचे। लड़की को चूंकि नाबालिग थी, इसलिए महिला बाल कल्याण गृह भेजा गया। कोई मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं था। जो उनके पड़ोस में थे, उस बड़े परिवार के मुखिया के पड़ोस में, जरूर उनसे कुछ न कुछ रंजिश या कुछ न कुछ दुराव रहा होगा, तभी वो इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने को तैयार हो गए। मुकदमा लिखाया गया। फिर चिन्हट से, लखनऊ पुलिस ने चिन्हट से उसके ताऊ को गिरफ्तार किया। बाकी 3 लोग जिन्होंने उस नाबालिग लड़की को दूसरे आशय से खरीदा था, उनको भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जब ताऊ को जेल भेजा जा रहा था, तब किसी अखबारों में ये भी छपा कि साहब अभी तो 3 बच्चे उसके पैसे पे पल रहे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है, 10 साल का है, बाकी दोनों छोटे हैं। अगर ताऊ को भेज दिया गया, बच्चे भूखों मर जाएंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि अगर ताऊ को नहीं भेजा गया तो एक छोटी बच्ची भी वहां थी जो 8-10 साल की थी,
8 साल की या 7 साल की रही होगी, उसका क्या हश्र होता जब उसने 14 साल की उस बच्ची को नहीं छोड़ा और उसके माँ के सामने उसकी इज्जत को तार तार करता रहा। उसका क्या भरोसा था? ठीक है, बच्चे डेस्टिन्ड हैं, माँ काम कर सकती है या एनजीओज इनकी देखभाल करें, लेकिन उस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए। इतने सारे लोगों को जेल भेजा गया, वो तब जब ये खबर छपी, तब जब थू थू हुई, तब जब ये लिखा गया कि पुलिस के नाक के नीचे एक नाबालिग बच्ची बार बार बेची जाती रही। ये हेडिंग थी उस समय के अखबारों की। आज की घटना, एक नाबालिग लड़की को की उसके सगे ताऊ ने एक बार नहीं कई कई बार इज्जत उतारी और इसी उम्र में वो 4 बार बेची गई और इस पूरे समाज को इसकी जानकारी थी। जहां जहां बेची गई वो पूरा गांव जानता था कि ये लड़की खरीद कर लाई गई है, किसी की शादी जरूर होनी होगी। लेकिन उस समाज ने ना तो उसमें से किसी ने विरोध किया, न पुलिस को इसकी जानकारी दी। और बात बात पर अपनी राय देने वाले समाज के वो 4 लोग, जब भी आप किसी से बात करिए, अरे भाई ऐसा मत करिए, 4 लोग क्या कहेंगे? अच्छा वहां बुला रहे हैं, वहां 4 लोग आएंगे, वो क्या कहेंगे? इस बात को कहीं मत बताइएगा, नहीं सुनाई पड़ गया तो 4 लोग क्या कहेंगे? ये वही 4 लोग एक छोटी सी बच्ची की दुर्दशा पर आंख मूंदे रहे। वैसे अब यह संभव नहीं है। आज के समय में अगर यह घटना हुई होती तो मां जरूर 112 नंबर डायल करके या किसी से करा के पुलिस को खबर करती। मां है उसकी, वो उसको रोटी देने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं है कि उसकी बच्ची के साथ बार बार बर्बरता हो। खुद कर देती है, अगर फोन होता नहीं होती तो जब भी बाहर निकलती है किसी से फोन करा के पुलिस को बुलवाती और अपने जेठ को यानी बच्ची के ताऊ को हर हाल में जेल भिजवा देती। लेकिन ये वो दौर था जब कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, और महिलाएं तो खासकर हिम्मत नहीं कर सकती थी कि थाने पर जाएं। अगर कोई महिला थाने पर चली जाए तो पूरा गांव उसको बहुत शक की दृष्टि से देखता था कि अरे बाप रे, ये थाने पर चली गई। तो ये समाज के उन 4 लोगों का ये दोगलापन न तो पहला था न अंतिम है। आप खुद भी अगल बगल करके, अगल बगल देख के, सोच के या सुन के आप जब विचार करेंगे तो इन 4 लोगों के दोगलेपन का आपको भी पता लगेगा। मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि किस्सा गोई परिवार के जितने हमारे सदस्य हैं, जितने हमारे सुधी श्रोता हैं, जितने भी हमारे शुभ चिंतक हैं, अगर इस तरह का अपराध उनके आस पड़ोस भी कहीं होता है तो जरूर पूरी कानूनी कार्रवाई करें। कानून इसके बारे में बहुत रिच है। निर्भया के बाद जो कानून में चेंजेस हुए हैं वो तो और रिच हैं। आप अपने पोर्टल से, आप अपने कंप्यूटर के, मोबाइल के पोर्टल से, हर स्टेट की पुलिस का अपना अपना अपनी अपनी वेबसाइट है, वहां सूचना दे दीजिए। आप 112 किसी प्रदेश में डायल करेंगे, कंट्रोल रूम को फोन जाएगा, वो आकर आपकी बात को नोट करेंगे। लेकिन ऐसे किसी बच्ची के साथ खिलवाड़ होता रहे और आप आंख मूंदे रहेंगे तो आप भी कानून की नज़र में न सही, मोरली आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उनके उस जमाने में, उन्होंने भी शायद महिलाओं और बच्चियों की ये दुर्दशा देखी होगी। एक एक चीज पर उन्होंने लिखा है साहित्यिक दृष्टिकोण से। इस पूरी सिचुएशन पर ऐसा लगता है उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।
आप इसका विश्लेषण करके देखिए, शब्दों को अलग अलग करके देखिए। जैसे ही आप इसको सोचना शुरू करेंगे, आपको लता ही दिखाई देगी। सरल शब्दों में बहुत गहरी बात राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कही। मैं उनको नमन करता हूं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आशा है आप मेरे इस विश्लेषण से सहमत होंगे। सहमत नहीं हैं तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर जरूर बताएं। मेल आईडी मेरी वही है, rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY 61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।